नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर हम उड़ीसा राज्य पहुंच चुके हैं। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे उड़ीसा की आदिम जनजातियों को। और अब हमारा सफ़र शुरू होगा भुवनेश्वर से मयूरभंज के जसीपुर ब्लॉक के लिए, जो यहाँ से करीब करीब 400 से 450 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे मांकड़िया आदिम जनजाति को। ओडिशा की सबसे आदिम जनजाति मांकड़िया के लोगों से मिलने के लिए हमें ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के जसीपुर ब्लॉक पहुंचना है। भुवनेश्वर से जसीपुर का रास्ता कोई 400 किलोमीटर है। भुवनेश्वर से जसीपुर की सड़क बेहतरीन थी, लेकिन बारिश की वजह से समय कुछ ज़्यादा लग गया और हमें पहुंचते पहुंचते देर रात हो चुकी थी। सुबह हुई तो एहसास हुआ कि जसीपुर एक छोटा सा कस्बा है। लेकिन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से काफी मशहूर है। जसीपुर में हमारी पहली मंजिल है मांकड़िया हिलखड़िया विकास एजेंसी। ये एजेंसी इन आदिम जनजातियों के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट चलाती है। मोटे तौर पर कहें तो मांकड़िया आदिवासियों के लिए जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है वो इस एजेंसी का काम है। यहाँ पर जो हेल्थ प्रोग्राम चलता है, महीने में एक डॉक्टर टीम यहाँ पर जाता है, वो विलेज को जाता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। और जो मदर्स केयर यूनिटी एस्टेब्लिश किया हुए यहाँ पर हुए भी। और ICDS में जो काम होता है मदर और चाइल्ड के लिए, दैट इज प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन बचाने के लिए सुषम खाद्य भी बंटन होता है। मांकड़िया जनजाति से जुड़े आंकड़ों और एजेंसी के कई दावों के साथ हमने हजारी मंगेराज से विदा ली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, सो नाइस। अब बारी थी इन दावों और आंकड़ों की पड़ताल की। सबसे पहले हम मांकड़िया आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल की तरफ निकले। स्कूल की इमारत पहली ही नजर में आपको प्रभावित करती है। 2 मंजिला इमारत है, रंग रोगन सब कुछ है। लेकिन अंदर की तस्वीर आपका दिल तोड़ देती है। एक कमरे को छोड़कर सभी कमरे खाली पड़े हैं। इतनी शानदार इमारत है, लेकिन बच्चे इतने कम हैं कि एक ही कमरे में सभी क्लासों की पढ़ाई हो रही है। इस स्कूल में एक भी अध्यापक स्थायी नहीं है। अध्यापकों के अपने मसले हैं, अपनी शिकायतें हैं। हमारा 2008 ओपनिंग है स्कूल
किंतु दरमा आम पाऊँ 6000 परमानेंट आमर कम्युनिटी टीचर दिखाई किंतु परमानेंट कहीं है ही ना। लड़कियों के स्कूल में कुल 370 छात्राओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन यहाँ भी गिनी चुनी छात्राएं हैं। स्कूल की लड़कियों के लिए खाना बनाने के लिए बड़ी रसोई और खाना खिलाने के लिए एक बड़ा सा हॉल है। ये खाने में क्या क्या और कब कब दिया जाना है उसका बाकायदा चार्ट बना है। ट्यूसडे को मछली, आलू की तरकारी, भात और दाल, ये सब मिलता है। और आज लेकिन लंच में आज है नहीं, फिश है चार्ट के हिसाब से आज बच्चों को चावल, दाल और मछली मिलनी चाहिए, लेकिन दिन के 2 बज चुके हैं, अभी सिर्फ चावल उबाला गया है, दाल का नामो निशान नहीं है। बच्चों को चावल के साथ नमक परोसा गया है। यह शायद हमारी उपस्थिति का दबाव था कि बच्चों को एक एक मछली का टुकड़ा भी दे दिया गया। मैं भी भारत के अभी तक के सफ़र में अलग अलग राज्यों में ख़ास तौर पर आदिवासी छात्रों के लिए बनाए गए स्कूलों की जो हालत हमने देखी है, उसकी तुलना में उड़ीसा के मयूरभंज में स्थितियां हमें बेहतर नज़र आईं। लेकिन उसके बावजूद अगर आदिवासी छात्र इन स्कूलों में नहीं आ रहे हैं तो शायद इसकी एक वजह और हो सकती है कि इन छात्रों के लिए जो योजनाएं चलती हैं, ख़ास तौर पर मिड डे मील स्कीम, उस पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। अगले दिन हम मांकड़िया आदिवासियों की बस्ती दुरदुरा की तरफ चल पड़े। यह बस्ती जस्सीपुर से कोई 15 किलोमीटर दूर है। दुरदुरा में मांकड़िया बस्ती जाने के रास्ते में संथाल आदिवासियों के कई गांव पड़े। मांकड़िया बस्ती में जब हम पहुंचे तो ज्यादातर लोग या तो घरों के बाहर बैठे थे या फिर टहल रहे थे। मांकड़िया आदिवासी गुजर बसर के लिए रस्सी बनाने का काम करते हैं। रस्सी बनाने के लिए सियाल लता का इस्तेमाल होता है। ऐसा लगता है कि इन आदिवासियों को सियाल लता से बैग जैसी चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन शायद बाजार तक पहुंच ना होने के कारण इस ट्रेनिंग को लेकर इनमें कोई खास उत्साह नजर नहीं आता है। दरअसल झारखंड, पश्चिम बंगाल और कई दूसरे राज्यों में जिन आदिवासियों को बिरहोर कहा जाता है, उन्हें ही ओडिशा में मांकड़िया बुलाते हैं। सरकार ने बिरहोर या मांकड़िया जनजाति को पीवीटीजी की श्रेणी में रखा है। खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में मांकड़िया आदिवासी आज भी जंगल के भरोसे हैं। इनकी बस्ती से आज हमने विदा ली, इस इरादे के साथ कि अगले दिन हम भी इनके साथ जंगल जाएंगे, इस जद्दोजहद को थोड़ा और करीब से समझने के लिए। अगले दिन सुबह 7 बजे हम एक बार फिर दुरदुरा पहुंचे। जंगल निकलने से पहले ये लोग कुल्हाड़ी को तेज करते हैं। करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद जंगल की एक पगडंडी पकड़ लेते हैं। आज हम मयूरभंज के यशीपुर ब्लॉक के आसपास के घने जंगलों में हैं और हमारे साथ मांकड़िया ट्राइब के बहुत सारे आदिवासी हैं और ये जिस सहारे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं वो है सियाल लता, और वो सियाल लता वो इन जंगलों से इकट्ठा करते हैं और आज इनके इस काम में हम भी इनके साथ हैं। जंगल में खड़ी चढ़ाई थी।
हमारी टीम की सांसें फूल रही थी। लेकिन ये आदिवासी बड़ी सहजता से बोलते बतियाते आगे बढ़ रहे थे। तो तला को ले रे आखड़ा दिन गही जो है जो पेड़ा महजन के बापे जो सहन दो मल सटेरा खाना आपे तू आखड़ा थोड़ा थोड़ा तड़का ले मुरु भीतर रे। तो क्या क्या गा रहे थे आप? ये काम आदिवासी का। आदिवासी का? हाँ। कौन सी भाषा का है? संताल का भाषा। यहाँ पे क्या क्या करते हैं? यहाँ बाजा बनाता है। बाजा बनाते हैं। हाँ। जिन मांकड़िया आदिवासियों के साथ हम आए उनको सियाल लता मिल गई और वहाँ तक पहुँचने के लिए चलिए। देखते देखते ये आदिवासी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और इन बेलों को काटने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार कई किलोमीटर जंगल में चलने के बाद ये सियाल लता जिससे कि ये लोग रस्सी बनाते हैं ये मिल गई है। देखने में आप कह सकते हैं कि ये बहुत मोटा है अभी, लेकिन अब इसका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। देख सकते हैं वो छाल इसकी उतारेंगे और असल में ये छाल है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं रस्सी बनाने के लिए और दूसरी टोकरी और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। मांकड़िया जनजाति के लोग रस्सी बनाने के लिए जो सियाल लता जंगल से इकट्ठा करने आते हैं उसमें ख़ास बात ये होती है कि उसको ये जड़ से नहीं काटते हैं, ये उनकी जो शाखाएं निकलती हैं उसको काटते हैं और उसके बाद बहुत तेज़ी से इनसे नई शाखाएं निकलती हैं। आप देख सकते हैं इससे पिछली बार जब ये आए होंगे तो इन्होंने यहाँ से काटा और यहाँ से एक ये नई आप देख सकते हैं कि सियाल लता की ब्रांच निकल गई है और ये कह रहे हैं कि अगले सीज़न तक ये जितनी मोटी ये वाली ब्रांच है उतनी मोटी ये ब्रांच भी हो जाएगी। काम खत्म होने पर थोड़ा सुस्ताते हुए इन लोगों से कुछ और बात होने लगी। अच्छा। और जो मैंने बोला था और पता चलता है कि सिमलीपाल जंगल के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट होने से इनकी जीवन शैली पर गहरा असर पड़ा है। मांकड़िया आदिवासियों के साथ एक दिन जंगल में बिताने के बाद इनका रोजी रोटी जुटाने का तरीका समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दरअसल ये जनजाति एक घुमंतु जनजाति रही और जहाँ जहाँ इनको अपना जंगल में रोजी रोटी का साधन मिलता वहाँ पर ये अपनी बस्ती बसा लेते। लेकिन इसके बाद इनको सरकार ने जंगल से निकाल कर मकानों में बसा दिया, पर वहाँ पर इनके रोज़गार का कोई साधन नहीं बनाया गया और आज भी इनकी रोजी रोटी मोटे तौर पर जंगल से ही चलती है। जंगल में इन आदिवासियों के साथ कुछ घंटे बिताकर हम वापस लौटते हैं। सुस्ताने के बाद पहाड़ पर चढ़ने से उतरना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लौटते वक्त ये लोग दिन के खाने का जुगाड़ भी जंगल से ही करते चल रहे थे। कुछ लोग साग जुटा रहे थे तो कुछ लोग जंगली खुम्बी जमा कर रहे थे। मांकड़िया आदिवासियों के साथ उनकी बस्ती और जंगल में बिताए समय के बाद हमें ये एहसास हुआ कि ये आदिवासी लंबे समय से अब खेती करने वाले समाज के संपर्क में हैं और शायद जीविका के तौर पर खेती एक स्थायी विकल्प इनके लिए हो सकता है। इसके साथ ही ये भी लगा कि इन आदिवासियों के लिए बनाए जा रहे कार्यक्रम इनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। बरसों पहले मांकड़िया जनजाति के लोगों को जंगल से निकालकर पक्के मकानों में बसा दिया गया। मकसद न सिर्फ उनके वजूद को बचाना था बल्कि कोशिश ये भी थी कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन क्या कारण है कि मुख्य धारा तो दूर
मांकड़िया जनजाति आदिवासी समाज में भी अपना सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये लोग का अगर रोजी रोटी के लिए जंगल जमी दिया जाता तो ये लोग वो काम नहीं करते। दूसरा आदमी को मिल रहा है, लेकिन ये लोग को खाली दिखावटी इनका है कि ये लोग मांकड़िया है, खाड़िया है, इनका लिए पैसा अलग से आता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम बात कर रहे हैं मांकड़िया जनजाति की, और इस सिलसिले में हमारे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं। दुरदुरा गांव है ये, और दुरदुरा गांव की ये मांकड़िया बस्ती है। और आइए आपको सबसे पहले अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। मेरी दाईं तरफ से हम शुरू करते हैं। दीपक मरांडी साहब बैठे हुए हैं। स्पर करके एक एनजीओ के वॉलंटियर हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है ये एनजीओ। इनके साथ ही बैठे हुए हैं असित कुमार बेहरा साहब जो यहाँ पर एडवोकेट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है असित साहब बेहरा। और इनके साथ ही बैठे हुए हैं संजीत मंडल जो कृषक साथी हैं, यहाँ पर जो किसान खेती किसानी करते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको योजनाओं के बारे में बताते हैं। अब मेरी बाईं तरफ हैं दुर्जय धन नायक जो अमो जंगल योजना यहाँ पर चलती है, उसमें वॉलंटियर हैं। और इस संस्था का काम है कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं उनको सेंसिटाइज करना और क्या वैकल्पिक रोजगार के साधन हो सकते हैं उनके बारे में बताना। और उनके साथ ही बैठे हैं उन्हीं के संगठन के टीम लीडर हैं जिनके साथ दुर्जय जैसे और वॉलंटियर काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बुद्धराय शरण जी। अच्छा, आपके साथ मैं दीपक जी शुरू करना चाहूँगा चर्चा। हम यहाँ पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं। मांकड़िया जो जनजाति है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके वजूद को भी खतरा है। पीजीटी कहा जाता है उसको। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात करूं आदिवासियों की और ख़ास तौर पे मांकड़िया ट्राइब की अगर बात करूं तो कैसी स्थिति है? मांकड़िया का स्वास्थ्य अगर हम देखेंगे तो इसमें स्वास्थ्य इन लोग का बहुत मतलब असुविधा में है, क्योंकि ये पीजीटी है। ये लोग बाकी जो आदिवासी हैं यहाँ उन लोग से भी अच्छा तालमेल नहीं है। इन लोग का फाइनेंशियली ये लोग बहुत ही पिछड़े हैं, तो उसी हिसाब से इन लोग का हेल्थ का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं और ये कहा जाता है कि कुल जो आबादी हमें बताई गई 220 की आबादी हमें जो पता चला। यहाँ पर जो माइक्रो प्रोजेक्ट चलता है ट्राइबल सब प्लान के तहत, उनका ये कहना है कि बाकायदा स्वास्थ्य जांच होती है, डॉक्टर्स जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं अगर कोई बीमार है, और अगर ज़रूरत हो तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। इस दावे में कोई दम है? मेरा अनुभव ये कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो मैं कभी नहीं देखा हूँ कि मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। असित कुमार बेहरा जी, आपसे मैं एक पूछना चाहूँगा, क्या मांकड़ियाओं को यहाँ पर ज़मीन नहीं दी गई है? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मांकड़ियाओं को आदिवासी समाज ने भी नहीं अपनाया अभी तक? उस समाज का भी हिस्सा नहीं बन पाए वो? ये लोग 86 से पहले ये लोग बाहर में घूमता था, मतलब कोई ठिकाना नहीं था इनका सर। 86 में ये लोग को उड़ीसा सरकार शायद ये लोग को थोड़ा सा ज़मीन दिया रहने के लिए। यहाँ सबको नहीं मिला है अभी तक, कुछ आदमी को मिला है 4 डेसिमल। उसके बाद खेती का नाम में तो चांस ही नहीं है, अभी तक दिया नहीं गया है। अभी जंगल जमीन दे रहा है, लेकिन ये मांकड़िया लोग को नहीं दिया है, खड़िया लोग को नहीं दिया है। और जो मैंने सवाल पूछा था आपसे कि जो मांकड़िया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको तो कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव ट्राइब जो सबसे पहले के आदिवासी हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। लेकिन ये अभी भी जो उड़ीसा का जो बाकी आदिवासी समाज है, मयूरभंज का या यशीपुर की हम बात करें, यहाँ पे भी वो अभी अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं। हाँ, करते हैं सर। संजीत मंडल जी, जैसे कि हमने अभी सवाल किया कि मांकड़िया जनजाति के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि उनको खेती की ज़मीन नहीं दी गई। आप कृषक साथी हैं, आपका क्या अनुभव कहता है कि क्या कुछ मांकड़िया लोगों को खेती की ज़मीन मिली है? क्या वो खेती करते हैं? क्या उस तरह की स्किल उनके पास है? सर, जिलापाल निर्देश अच्छी जे आमको निर्देश किसी दिन तले होता है हमको केमती कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट हो पार से आम कि माकड़िया गोष्ठी को आम मुग देते मुग किट सेमती आमर जड़े कृषि ओभरअस से कहले केमती अधिका माने अल्प मान लाइन चाष कले केमती डेवलपमेंट हो पार से आम योजना कर। दुर्जय साहब, आप बताइए कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जंगल में जो लोग रहते हैं और जंगल में आदिवासी ही रहते हैं कि उनको जंगल को बचाया जाए, उनको एक तरह से संवेदनशील बनाया जाता है जंगल के प्रति। एक मांकड़िया ग्रुप के साथ हम लोग गए थे, वो जो सियाल लता इकट्ठा करने जाते हैं
तो उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे जंगल के रास्ते उनको पता हैं, जंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह से उनको जानकारी है, लेकिन अभी भी सियाल लता के अलावा उनके पास रोज़गार का और कोई साधन नहीं है। तो आप लोग जो वैकल्पिक रोज़गार पैदा करने की बात करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके संगठन की, आप लोग क्या कर सकते हैं इन आदिवासियों के लिए? जंगल डिपेंडेंट एरिया जहाँ भी हो, हमारा जो पदामपार रेंज में जो 20 VSS जो है, उसका हम गांव का कुछ 95% गैदरिंग करते हैं लोग, और उसमें हमारा विशेष जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वनों सुरक्षा समिति, उसका लाइन अप करते हैं। वो जो निर्भर करते हैं मंकड़िया, तो उसका लाइवलीहुड, जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड कनेक्ट करने के लिए वही अमर जंगल योजना इस तरफ से करते हैं। जी, तो आपने ये योजना चलाई है। बुद्धराज शरण जी, जो सवाल मैंने इनसे पूछा उसको थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए कि अगर आप कह रहे हैं कि मांकड़िया जो हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के साधन बनाए जाने चाहिए, वैकल्पिक नए रोज़गार उनको दिए जाने चाहिए, तो क्या वो रोज़गार हो सकते हैं, या क्या अभी तक आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किया है इन लोगों के लिए? देखते हैं कम्युनिटी का बेस, उनका प्रैक्टिस जो इनहेरेंट रहता है पहले से, उसका ऊपर विकल्प कुछ हो सके तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं थ्रू SHG, थ्रू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, ये दोनों माध्यम से हम लोग करते हैं। असित कुमार बेहरा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप एडवोकेट हैं। आज हम जब मांकड़िया जनजाति के लोगों के साथ जंगल में थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो पहले बंदर का शिकार करते थे। हनु जिलू बोलते हैं, हनु वो शायद बंदर को बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि उस पर पाबंदी लग गई है, और उसके साथ साथ कोई भी इनमें से आदिवासी अपना जाल लेके अगर जंगल में जाता है तो बिकॉज़ यहाँ पे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, तो टाइगर पुलिस इनको पकड़ लेती है। तो ये कैसे सरवाइव करेंगे? क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो बात कही गई, क्या वो यहाँ लागू हुई है? प्रोटेक्शन के लिए तो माने लॉ तो बनाया गया है, लेकिन ये लोग का अगर रोजी रोटी के लिए दूसरा जैसे जंगल जमी दिया जाता तो ये लोग वो काम नहीं करते, लेकिन ये लोग को वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा। इनका लिए पैसा अलग से आता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। दीपक मंडल जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि आप स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, आपकी का क्षेत्र वो है, लेकिन आपका लंबा अनुभव है इस इलाके में काम करने का। मांकड़ियाज़ को अगर यहाँ पे लाके बसा दिया और यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट नहीं है, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो रस्सी बनाना जो काम था, तो अभी तो पाबंदी लग गया, ये लोग तो जा नहीं सकते हैं। तो उसका वैकल्पिक हिसाब से ये लोग को अगर उसी तरह का कोई चीज़ दिया जाता है, ये लोग घर में जिसमें वो लोग एक्सपर्ट हैं वो काम करते हैं, और उसका मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट उन लोग का जो प्रिमिटिव डेवलपमेंट खड़िया मंकड़िया ऑफिस है, वो लोग अगर कोशिश करते हैं उसका मार्केटिंग के लिए, तो ये लोग को रोजी रोटी मिल सकता है। जी, आप लोगों से हम बातचीत जारी रखेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से हम ज़रूर बात करेंगे, जिनमें से आपसे मैं बात करूंगा। आप खड़े हो जाइए, अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम सोना मंकीडिया। ये बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई की है? हैं, पढ़ाई की है। कहाँ तक पढ़ाई? 9 क्लास में पढ़ाई की है। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे मैं इसलिए पढ़ाई नहीं की है कि मैं अच्छा तरीके से मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई करके, इसे नहीं कर पाया। अच्छा, ये बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई की है? मैं बहुत कम पढ़ी थी, 5 क्लास। 5 क्लास? तो कौन से स्कूल में पढ़ी? हॉस्टल में रही थी क्या? हाँ। तो हॉस्टल में तो अच्छा खाना मिलता है, ड्रेस मिलती है, किताबें मिलती हैं, सब मिलता था वहाँ सब कुछ? सेमती किछि मिलुन, खाली साबुन तेल मिलुथिला आ किछि ना। क्या आपने भी पढ़ाई लिखाई की है क्या? हाँ, मु पढ़ुथिले, मु आसाले मांकड़िया। हाँ। मु भुवनेश्वर पढ़ु +3 एथरो फाइनल। अच्छा, आपने +3 तक पढ़ी हैं भुवनेश्वर में? फिर उसके बाद नौकरी नहीं की आपने? काम नहीं मिला आपको उसके बाद? ना, पढ़ू छी, मु छाड़ी। अभी पढ़ती हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन से कॉलेज में है वहाँ पे? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की। अच्छा, तो आपको कुछ वजीफा वगैरह मिलता है, सरकार से कुछ पैसा मिलता है पढ़ने के लिए? सेमती किछि मिलुनी, खाली बापा माँ खर्च। अच्छा, माँ बाप कोई पैसा देना पड़ता है? सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है?
नहीं। अच्छा, आप भी बैठ जाइए। यशीपुर के पास एक रेजिडेंशियल स्कूल है आदिवासियों के लिए जो बनाया गया है, और ख़ास तौर पे खड़िया और मांकड़िया जो दो आदिवासी हैं, पीजीटी जिनको कहा जाता है, उनके लिए लड़कियों के स्कूल में 370 लड़कियों का नाम दर्ज है और लड़कों के स्कूल में 100। 370 में से 25 बच्चे सिर्फ आते हैं और मिड डे मील में चावल के साथ सिर्फ नमक, जैसे कि अभी इस लड़की ने बताया कि सिर्फ तेल और साबुन मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति क्यों है? जो स्कूल में 370 एनरोलमेंट है, उसी हिसाब से उसी एज का ये लोग का पॉपुलेशन में 370 लड़कियां शायद होंगे कि नहीं, अभी पता नहीं ठीक से। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। पहले बात तो ये है, अगर 370 लड़कियां हैं इतना, तो ये लोग का पॉपुलेशन कुछ 4000 होना चाहिए या तो 3500 होना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो उसमें उन्होंने हिल खड़िया को भी मिलाया हुआ है, मांकड़िया और हिल खड़िया, उसको मिला के भी नहीं होता है क्या इतना? हिल खड़िया का पॉपुलेशन भी तो अब जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका वाजिब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर 370 एनरोलमेंट है और ये लोग का पॉपुलेशन का हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इतना लड़की तो नहीं ही होंगे, तो फिर 25 लड़की वहाँ आपको अगर मिलता है तो इसमें ज़्यादा कुछ हैरान होने का बात नहीं है। समय की सीमा की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जैसा हमारे सारे मेहमान ये मानते हैं कि अगर आदिवासियों के बच्चों में शिक्षा की कमी है तो उसके लिए आदिवासी समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी शैक्षणिक स्थिति बेहद ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद आदिवासी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और जो आदिवासियों को लेकर जो अप्रोच है वो बदलेगी, और जो इन पर पैसा खर्च किया जाता है उसको अनुदान या उपहार या दया के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि आदिवासियों के अधिकार के तौर पर देखा जाए। इसी के साथ मैं भी भारत की पूरी टीम को दूरदराज से अभी अनुमति दीजिए। एक और एपिसोड के साथ उड़ीसा से ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।